Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is All India Radio. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। खबरों पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन बाद में। आइए कार्यक्रम आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Manoj. A quick look at the headlines. 1,49,577 crore rupees gross GST revenue collected in February 2023, 12% higher than GST revenues in the same month last year. Domestic share indices witnessed gains of more than 0.5%. Sensex ends near 59,500 level. Nifty closes near 17,500 level, and Brent crude slips to $82.82 per barrel. इस वर्ष फरवरी महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में 12% बढ़कर 1,49,577 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार में आज हुई अच्छी खासी लिवाली। प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स एक बार फिर 59,500 के नजदीक पहुंचा और निफ्टी 17,500 के स्तर को पार कर गया। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत कम हुई, $82.82 प्रति बैरल के आसपास आई। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक लाभ के साथ बंद हुए। निवेशकों की लिवाली से सेंसेक्स एक बार फिर 59,500 के नजदीक पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी 17,500 के स्तर को फिर से पार कर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 449 अंक यानी 0.76% की तेजी लेकर 59,412 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 147 अंक यानी 0.85% बढ़कर 17,451 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के प्रदर्शन पर ध्यान दें तो वहां भी लिवाली की गई और अपेक्षाकृत सेंसेक्स निफ्टी पैक की तुलना में वहां का प्रदर्शन बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों 1.3% के आसपास लाभ के साथ बंद हुए। A look at the domestic stock markets. The Sensex and the Nifty today witnessed gains of more than 0.5%. An index of the top 30 companies at the Bombay Stock Exchange, the Sensex, ended near the 59,500 level. The index of the top 50 companies at the National Stock Exchange closed near the 17,500 level. Both stocks added amid mixed global cues. The Sensex climbed 449 points or 0.76% to finish at 59,412. The Nifty 50 also rose 147 points or 0.85% to settle at 17,451. In the broader market at the BSE, the mid-cap index and the small-cap index both gained 1.3% each. In the Sensex pack, 28 companies posted gains, while 2 witnessed losses. State Bank of India was the top gainer as it rose 2.7%, followed by Axis Bank, which gained 2.5%. Tech Mahindra added 2.3% and HCL Tech ended 2.2% up. On the other hand, Power Grid lost 1.5% and HDFC Bank slipped 0.2%. In sectoral indices at the BSE,
All 20 sectors logged gains today. Metal sector was the top gainer with 2.6% increase, followed by the commodity sector, which climbed 2.3%. Services and IT sectors both added 1.4% each. Tech rose 1.3% and the industrial sector ended 1.25% up. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,444 companies gained while 1,051 fell. Shares of 131 companies remained unchanged. शेयर बाजार में आज की स्थिति पर ध्यान दें तो आज कुल मिलाकर लगातार लिवाली की गई और शुरू से लेकर आखिर तक निवेशकों का विश्वास खरीदारी में बना रहा। बाजार में कुछ क्षेत्रों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, जबकि सेंसेक्स पैक की 30 कंपनियों में से 28 बढ़त के साथ बंद हुए। यानी कुल मिलाकर आज के दिन को चौतरफा लिवाली कहें तो कहीं भी कोई कमी या कसर हमें नहीं देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यदि हम सेक्टर वाइज देखें तो वहां भी 20 के 20 सेक्टर फायदे के साथ आज बंद हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये एक उल्लेखनीय, यानी बाजार में निवेशकों का विश्वास बनता हुआ आ रहा है। हमारे बीच इस खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आ चुके हैं, हमसे जुड़ चुके हैं विशेषज्ञ, शेयर बाजार के जाने माने विशेषज्ञ अविनाश गोरख सकर। अविनाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृपया लाईनवरच राहा। हेलो अविनाश जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, बोलिए। अविनाश जी, बाजार में आज चौतरफा लिवाली हम देख रहे हैं। बाजार में निवेशकों का रुझान एक बार फिर से लौटा है, या क्या प्रमुख कारण रहे बाजार में आज की तेजी के? देखिए, 8 दिन की बिक्री के बाद हमने देखा है कि आज मार्केट में अच्छा बाउंस देखने को मिला। मुझको लग रहा है कि देखिए सबसे बड़ा कारण ये है कि इस मार्केट में आज काफी हद तक जो शॉर्ट सेलिंग हुई थी वो आज उसमें थोड़ी बहुत कवरिंग हो चुकी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज काफी भर की खरीदारी की है। हालांकि देखिए फॉरेन निवेशकों ने अभी भी इक्विटीज बेचे हैं। हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स में अभी थोड़ा सा सेटल हो रहा है। मार्केट में जो वॉलेटिलिटी थी वो भी सेटल हो रही है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोगों का मानना है कि इन्फ्लेशन कम से कम अगले 3-4 महीने के बाद कूल ऑफ होगा। तो ये थोड़ी सी एक पॉजिटिव टेलविंड हम कह सकते हैं कि इसका एक्सपेक्टेशन है। प्लस मानसून का भी जो कल फोरकास्ट आया है, इनिशियल फोरकास्ट, उसमें कहा गया है कि एल नीनो का फैक्टर इतना नेगेटिव नहीं है, क्योंकि लोगों का मानना था कि एल नीनो फैक्टर अगर ज्यादा प्ले आउट होता है तो हो सकता है कि इस साल हमारा मानसून भी शायद ठीक ना रहे, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि मार्केट्स में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ रही है। लोग अभी वैल्यूएशंस को अच्छी तरह से देख रहे हैं। मार्केट ऊपरी लेवल से काफी टूटा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वैल्यू बाइंग हो गई है और इसी कारण से आज आपने देखा कि बाजार में 8 दिन के बाद एक अच्छा बाउंस देखने को मिला और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये स्टेबिलिटी मार्केट में बरकरार रहेगी। Avinash ji, do you think that after like this is an upward move, we could see a more pullback, or is this just a relief rally? See, I think clearly this will not be a relief rally because today, what has happened is institutions have purchased, local domestic funds have purchased in a big way. Secondly, I would believe that although, the buying has come, you have to be very selective, now as far as sectors and stocks are concerned because, unlike 23 is going to be a very challenging year. It's not a market where you can think of making easy returns. So definitely this rally will see a little bit of profit booking in the near term, but overall the trend is definitely now going to be upwards. I don't feel that beyond this level anything further negative can happen to the market unless FIs continue to sell heavily or there is some further negative surprise on the macro numbers. Then only we could see another sell-off. My sense is the markets are now going to remain in a very lackluster zone and it's going to be a stock-specific market. I think investors should look at specific stocks rather than looking at the index because the index may not actually show you the true breadth of the market. I mean, there are lots of companies outside the index which are expected to do well. And that is where the action, on a stock-specific action would be more important for investors rather than looking at only the index number. Avinash, when we look at, of course, we have your expert opinion on this, and I think that's very heartening to know that this is not just a relief rally because people have been waiting for stability.
for the market to show any real strength, is 17,750 mark a critical indicator, or 17,500 is what we should be looking at? Yeah, I think on the upside, initially, my sense is that unless we cross 17,750 convincingly with good volumes, but the near-term trend will continue to be volatile. And on the downside, I think, as you rightly mentioned, 17,500 is now the near-term, kind of support level. In fact, we saw the markets going to 17,300 levels also. In fact, it touched, below the budget day low. When the budget was presented. So I think from those levels the markets have processed that. But any near-term rally will depend on how, the macro numbers play out from US and Europe, plus how inflation actually peaks out. Because inflation has been a very big near-term worry, for the markets. People are expecting that due to high inflation, demand will remain muted, margins will remain compressed. So I think this will continue for the next, say, 2 to 3 months. It's going to be a choppy and volatile market going ahead. And that is why, on the index, I'm not very positive. I don't think we could cross 17,750 very easily. Once the market approaches these levels, you could see a little bit of profit booking again. So it's going to be a choppy market. But yes, I think specifically if you talk about companies and stocks, there are some good opportunities which are available, which could throw better outperformance compared to the broader index. You spoke sort of sectors, and we should be careful of the sectors any investor should be choosing. What do you think are the stronger sectors? Capital goods, public sector, undertaking, banking sectors, or any more? What is your opinion, sir? Yeah, I think if you talk about the strongest sector, I would believe that the automotive sector and the auto component sectors are very strongly positioned because, here almost every company, from the commercial vehicle space, from the passenger car space, from the tractor space, utility vehicle space, all of them are actually having huge order books with them. In fact, Maruti has got an order book of almost 1 lakh vehicles. Mahindra has got an order book at least for the next 2 years. So basically demand is very strong. And what is more important is commodity prices, especially steel prices have softened a lot, so that is going to also help them improve their operating margins. Auto components obviously will grow because if volumes grow, that is going to help them. In this, you could include even auto components, tire companies, because these are purely dependent on the kind of volume growth shown by the automotive sector. And obviously with, the budget giving a very strong impetus to infrastructure and capex, I think capital good companies should do very well. In fact, I would believe that, all the capital goods companies which are in the value chain should be looked very closely because this is going to be a very strong year for them. Corporate capex has also taken off in a big way. And obviously, corporate capex increasing will benefit the public sector and the private sector banks. I think the banks are very strongly positioned with the 14-15% credit growth. I would not be surprised that the Jan to March quarter also will be very strong for most of the PSU and the public sector banks. So banks, capital goods, auto components are sectors which, investors should look at. And as a dark horse, I think one should also look at IT companies. These companies are very solid in terms of balance sheet. They have been beaten down, but they've got very strong balance sheets. So probably, somebody who's got a long-term view can look at large cap IT names, considering the fact that hopefully there's a revival in demand from Europe and US, from June, July onwards. That could lead to a good re-rating rally. अविनाश जी, यदि हम आज के कारोबार पर ध्यान दें तो आज सबसे अधिक लाभ कमाने वाला सेक्टर जो रहा है वो मेटल सेक्टर रहा है। मेटल सेक्टर के आने वाले दिनों में जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए कैसे आसार दिख रहे हैं? देखिए, आज का जो रैली है मेटल सेक्टर में हमको लग रहा है कि एक टेक्निकल बाउंस है, क्योंकि देखिए अभी भी ग्लोबल मार्केट में मेटल के प्राइसेस अभी तेजी से बढ़े नहीं है। चाइना भी मेटल मार्केट में बड़ी मात्रा में उतरा नहीं है, तो मेटल के प्राइसेस अभी भी नरम है। हमारा मानना है कि देखिए मेटल कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है वो दिसंबर में काफी खराब था। जनवरी टू मार्च के नंबर भी इतने कोई खास आएंगे ऐसा लग नहीं रहा है। और सबसे बड़ा ट्रिगर तो प्राइस है। प्राइस जब तक नीचे रहेंगे तब तक कोई बड़ी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। एक ही पॉजिटिव सेक्टर के लिए कि डोमेस्टिक डिमांड अभी काफी अच्छी तरह से बढ़ेगा, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जब हम कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो सीमेंट और स्टील ये दो चीजें पहले इस्तेमाल की जाती है, तो डोमेस्टिक डिमांड डेफिनेटली अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से शायद आपको अप्रैल टू जून के क्वार्टर में अच्छी तेजी या अच्छा नंबर्स देखने को मिलेगा। तब तक मार्केट इन शेयर्स को इतनी ज्यादा री रेटिंग नहीं करे। और आज की जो उछाल आई है मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा री रेटिंग के कारण है।
कल परसों हमने देखा था कि वेदांता के शेयर में बहुत भारी बिकवाली हुई थी कर्जे को लेके, लेकिन आज उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा दिलासा आ गया। तो ये रैली थोड़ा सा शॉर्ट टर्म रैली मैं समझता हूँ, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि फंडामेंटल से कोई चीज इंप्रूव हो गई है। आपको थोड़ा सा समय जनवरी टू मार्च के क्वार्टर के बाद इवेल्युएट करके यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके पहले मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आने वाले दिनों में टेलीकॉम सेक्टर की जो कह लें कि दिशा जा रही है, उसमें ये कैसा प्रदर्शन कर सकता है? देखिए, टेलीकॉम सेक्टर में अच्छे दिन आगे हैं और सबसे बड़ी बात कंपटीशन बहुत कम हो चुका है। हमारा जो अभी टेलीकॉम कंपनीज का जो स्ट्रक्चर है उसमें मुश्किल से 2 बड़ी कंपनियां बची है। एक कंपनी तो वर्चुअली बहुत बड़ी लॉसेस कर रही है और सबसे बड़ी बात अभी टेलीकॉम कंपनीज टैरिफ बढ़ाने की बातें कर रही है। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल के जो चेयरमैन है सुनील मित्तल, उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो आरपूस बढ़ाने वाले हैं और ऐसा अगर होता है तो मैं समझता हूँ जो बड़ी कंपनीज है जैसे रिलायंस जियो है, उसके बाद भारतीय एयरटेल, उनको काफी फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात प्राइसिंग पावर बहुत समय के बाद इस इंडस्ट्री में आई है। तो मैं समझता हूँ कि 5G का रोल आउट होता है तो और भी आरपू बढ़ेंगे क्योंकि ये हाई वैल्यूएटेड सर्विस है। तो कहीं ना कहीं अगर लंबी अवधि की बात करें तो मैं समझता हूँ कि भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो ऐसे स्टॉक्स में निवेशित आपको जरूर रहना चाहिए क्योंकि आने वाले 1-2 साल टेलीकॉम सेक्टर के लिए काफी अच्छे रहेंगे। अविनाश जी, जो हमारे छोटे निवेशक हैं, छोटे कह लें कि जो निवेश करने वालों में खुदरा निवेशक हैं, हमारे श्रोता हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि बाजार में जो अभी का स्तर है, एक बार फिर से हम ऊपर उठता हुआ देख रहे हैं, तो उसमें उनका व्यवहार किस रूप में रहना चाहिए ताकि उन्हें अपने निवेश का बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके? देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट में अभी जिस प्रकार से बिकवाली हमने 8-10 दिनों में देखी है और अभी मार्केट जिस प्रकार से वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, निवेशकों को अपना इस इक्विटी मार्केट से थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए। पहली बात तो 2023 में अभी आपको पहले भी कहा कि ये साल बहुत चैलेंजिंग रहेगा पैसा बनाने के लिए, लेकिन आने वाला साल दैट इज 24 में मेरे ख्याल से नंबर्स अच्छे आएंगे। तो कम से कम ये साल एक इन्वेस्टमेंट ईयर मान के थोड़ा बहुत निवेश करे, कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया कोई भी स्टॉक में रखे और ज्यादातर लार्ज कैप कंपनी जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें पैसा डालिए। और अगर आपके पास लमसम पैसा नहीं है तो SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से हर महीना थोड़ा सा निवेश करिए। मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन को लेके एडजस्टेड रेट जो रिटर्न्स होंगे वो काफी सिग्निफिकेंट होंगे, बट नजरिया कम से कम 12-15 महीने का रखना बहुत जरूरी है। तो अभी मौके बहुत है लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी है, उसीलिए छोटे निवेशक दूर रहते हैं, लेकिन इसमें कोई डरने की बात नहीं है। इक्विटी मार्केट्स में पैसा आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन अगर कंपनी अच्छी करेगी तो आपका मुनाफा जरूर बनेगा। तो इन्वेस्टमेंट करिए लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वैश्विक बाजारों पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले GST संग्रह पर, राजस्व संग्रह पर श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, जिसमें फरवरी महीने के लिए नए आंकड़े आए हैं। So, in fact, there has been good news for GST collection. Over 1,49,000 crore rupees gross goods and service tax revenue was collected last month. GST revenue collection has registered a 12% growth in the last month in comparison to the same period of the previous financial year. In February 2022, over 1,33,000 crore rupees were collected as GST revenue. According to the Finance Ministry, mostly GST revenue collection has been more than 1,40,000 crore rupees for 12 straight months in a row. The ministry said the highest GST revenue worth 22,349 crore rupees was collected from Maharashtra, followed by Karnataka, wherein over 10,000 crore rupees were collected as GST revenue. The ministry said the highest cess collection of over 11,900 crore rupees was registered in the last month since the implementation of GST in the country. It added that the centre had also released the balanced GST compensation of 16,982 crore rupees for the month of June 2022. अविनाश जी, अर्थव्यवस्था की किस ऊंचाई को दर्शा रहे ये आंकड़े और इन पर कितना कह लें कि संतोष व्यक्त किया जा सकता है, आने वाले दिनों के लिए उत्साह जताया जा सकता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी जो मैक्रो डेटा आ रहा है वो थोड़ा सा कंसर्निंग है क्योंकि इन्फ्लेशन ऊपर रहने की उम्मीद है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। मेरे ख्याल से कम 1-2 क्वार्टर के लिए तो मार्केट को ऐसे मैक्रो नंबर्स के साथ, चैलेंजिंग नंबर्स के साथ जूझना पड़ेगा और वही कारण है कि मार्केट थोड़ा सा रुक के मूवमेंट दिखाएगा। बहुत ऊपर जाएगा नहीं, नीचे भी नहीं जाएगा।
इन्फ्लेशन जब तक नीचे नहीं आता है और इंटरेस्ट रेट साइकिल जब तक धीमा नहीं होता, तब तक मेरे मार्केट थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। क्योंकि मैं अभी किसी से बात कर रहा था, मुझे कहा गया था कि अभी 8% ब्याज आपको कंफर्टेबली 1 साल में मिल सकता है। बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गए, तो लोगों का नजरिया थोड़ा सा बॉन्ड मार्केट, डेट मार्केट की तरफ भी मुड़ा है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न एश्योर्ड है और ऑन द अदर हैंड इक्विटी में थोड़ी सी मार्केट में अनसर्टेनिटी है। तो मैं समझता हूँ कि अगले 3-6 महीने मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगर किसी को निवेश करना है तो लंबी अवधि के लिए ये काफी अच्छे प्राइसेस है, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा मिल सकता है। When we talk of GST revenue collections, when we do a state-wise understanding, of course, there is Avinash ji where the maximum GST revenue has come in. But when we see a percentage growth from last year, we see that Mizoram, Manipur, Nagaland, Lakshadweep, a very, very huge jump, particularly in Lakshadweep. So what does this indicate? No, I think my guess is that, things are definitely improving, but on the whole, I think, the bigger problem is basically across the board. If you talk about, whether it is Mizoram or whether it is Maharashtra or whether it is other state, I think what is important is that, most of the people across the country are now in a situation where some sort of demand compression is seen across many sectors. People are not buying wholeheartedly, and I think that is one thing which is going to impact the rural sector. The rural market is also looking forward for a good recovery after a slump in the last, say, 12 to 18 months. So I think, for the markets or for the economy to show a big trigger in the very near term, it depends how the rural, markets also perform, and most importantly, how inflation, cools off. Because if higher inflation continues, then I think the government will have no choice, but obviously will have to raise, important prices of both coal as well as oil, and that definitely is going to increase the cost for the industry. In fact, higher interest rates have now started biting into the demand for many housing finance companies, real estate companies. So I think it's going to be a little challenging for the next 3 to 4 months. We'll have to see how things pan out after March. Right. अविनाश जी, अभी चर्चा में आपने कहा और वास्तविक रूप में मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है और ये चिंता की स्थिति है। ऐसे में जो निवेशक हमारे हैं, छोटे निवेशक हैं, उनके लिए निवेश के विकल्प के रूप में बॉन्ड और साथ ही साथ जो विभिन्न बैंक हैं उनमें जो एफडी की स्थिति है, वह कैसा विकल्प साबित हो सकता है शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए? देखिए, मुझे लग रहा है कि निवेशकों को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। थोड़ा सा पैसा बॉन्ड में जरूर डालना चाहिए, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं और यील्ड्स बढ़ते हैं तभी इंटरेस्ट रेट्स का फायदा इनको तभी मिलता है। और मैं उसीलिए कह रहा था कि 8% अगर ब्याज आपको कंफर्टेबली मिलता है जी, कोई मेहनत करके, तो वो अभी तो फिलहाल इक्विटी मार्केट और इक्विटी रिटर्न्स के मुकाबले में काफी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि कम से कम आने वाले 6 महीनों के लिए तो इंटरेस्ट रेट साइकिल तो ऊपर ही रहेगा और उसका बेनिफिट डेफिनेटली फिक्स डिपॉजिट्स कहिए या एफएमपी कंपनी म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स कहिए, आपको अच्छे रिटर्न मिलेगी। तो बॉन्ड मार्केट में थोड़ा सा पैसा तो जरूर हर निवेशक को लगाना चाहिए। हमारा मानना है कि पूरा 100% इक्विटी में पैसा न डाले, कम से कम 60-65% अगर इक्विटी में डालता है तो 30-35% आपको थोड़े से बॉन्ड मार्केट में भी डालना चाहिए, क्योंकि आपका बॉन्ड मार्केट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपका जो रिटर्न है वो कम से कम 1 साल के लिए तो लॉक हो जाता है। कम से कम 1 साल के लिए तो आपको कंफर्टेबल रिटर्न मिलते हैं बिना कोई मेहनत के। तो ये आपको आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से करना है, बट डेफिनेटली बॉन्ड मार्केट का जो यील्ड बढ़ने का जो ट्रेंड है उसका फायदा अगर इन्वेस्टर लेता है तो दोनों तरफा इक्विटी और फिक्स्ड रिटर्न से उनका पोर्टफोलियो थोड़ा सुरक्षित भी बनता है और रिटर्न भी अच्छे आते हैं। Avinash, wanting to understand from you, a bit of the psychology of investment. So when we talk of bond and when we talk of fixed deposits, I think there is a complete understanding in our heads that it's going to be fixed for some time. I can just put it there and forget it for some time. I'm locked and blocked. And I think, and we have a sense of patience built into the instrument itself. Do you think that somewhere in the stock markets, the fact that every day there are changes, every day we can watch it going up and down, that also does not allow us to be more patient with it? No, I think, basically, I would say that, equity presents growth
and basically the bond market or the FD instrument gives you a steady flow of cash flow because here the returns are fixed for at least 1 year or 2 years. Right. But I think you must always look at any investment or any kind of income from, bonds or debt, looking after adjusting a real inflation. So suppose if inflation is 10%, and your return is just about 6-7%, then I think it does not make sense. So I think you should have a blend of both equity as well as debt, because obviously returns after adjusting inflation are the real returns which the investor makes. So you have to cover up inflation, and which is very important. So I would say that don't invest 100% in bonds and FDs. Although the comfort factor is very high in FDs and bonds, considering that most of the older age investors prefer this instrument because there's less volatility. I think one should always have a balanced, kind of portfolio, because that eventually helps you outperform inflation in the longer term. And India is a country where you can expect inflation to be at least 4 to 5% on a sustainable basis. So that is something which needs to be kept in mind. I would not suggest entire investment in bonds or fixed deposits, because these are static investments. The returns are limited to the coupon rates, which don't change frequently, but equities offer you a higher rate provided you've got a long term time frame of at least say 2 to 3 years. Right. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक शेयर बाजार की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार। एशियाई शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख शेयर बाजार 2 सप्ताह के न्यूनतम स्तर से ऊपर उठते हुए दिखे। कुछ स्थानों पर तो जबरदस्त लिवाली की गई। चीन से आए फरवरी महीने के बेहतर विनिर्माण संबंधी आंकड़ों का निवेशकों पर अनुकूल असर दिखा। सिंगापुर को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख बाजार लाभ में रहे। हालांकि बिकवाली के दबाव में सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.23% नीचे आ गया। उधर निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से निक्केई जापान का 225 सूचकांक 0.03% लाभ में रहा। हांगकांग के हिंगसेंग में 4% की शानदार बढ़त देखने को मिली। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1% लाभ के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.4% की वृद्धि हुई। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी तेजी देखने को मिल रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.7% बढ़त के साथ चल रहा था। जर्मनी के डेक्स और फ्रांस के कैक 40 दोनों सूचकांकों में 0.5% की वृद्धि बनी हुई थी। A quick look at the US markets. US stocks closed out February in a subdued fashion, and each of the 3 major indices ended with monthly declines as investors continue to assess whether interest rates will remain high for an extended period of time. The Dow Jones Industrial Average fell 0.7%, while the S&P 500 declined 0.3%, and the Nasdaq Composite Index lost 0.1%. Look at the oil prices now. Oil slipped today as signs of ample supply and rising US crude inventories countered hopes for higher demand arising from a jump in manufacturing in top crude importer China. In intraday trade, Brent crude was trading at $82.82 per barrel, while WTI crude prices were at $76.03 per barrel. अविनाश जी, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। अमेरिकी शेयर बाजार में कल गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद भी उसका असर ना तो हमने एशियाई शेयर बाजार पर देखा, ना अपने यहां देखा, और ना यूरोपीय शेयर बाजार पर देख रहे हैं। कोई खास कारण? नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी अमेरिकी बाजार में काफी बड़ी बिकवाली हो गई। कल हो सकता है कि थोड़ा सा बाउंस बैक आपको देखने को मिला, लेकिन अमेरिकी बाजार का सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनके गवर्नर पोवेल साहब ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट का जो सिलसिला है वो कम से कम और 1-2 क्वार्टर्स के लिए बढ़ता ही रहेगा। इनफैक्ट जो वहां का इंटरेस्ट रेट है, वहां पे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो 6% तक भी जा सकते हैं, और उसी कारण से मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ी सी एक वोलेटिलिटी और थोड़ी सी दबी हुई ट्रेंड आपको देखने को मिल रही है। इंडियन मार्केट्स में डेफिनेटली इसका असर आएगा, मे बी इमीडिएटली नहीं आया, लेकिन अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी आरबीआई को रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि काफी क्लोजली लिंकेजेस है यूएस के फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी और आरबीआई के गवर्नर की पॉलिसी में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये बात नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट्स कूलिंग ऑफ होते हैं, वहां पे इन्फ्लेशन कम होता है, कहीं ना कहीं हम इंडिया को भी बेनिफिट होगा। तो इन द नियर टर्म हो सकता है कि आपको डायरेक्ट कोरिलेशन देखने को ना मिले, लेकिन अगले 3-6 महीने अगर असर मिलेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो हमारे लिए भी दिक्कत। जी, बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से अविनाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अंत में सराफा बाजार सोने का मूल्य आज MCX में 104 रुपए बढ़कर समाचार तैयार किए जाने तक 55,860 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। And now before we close, a reminder of the headlines. 1,49,577 crore rupees gross GST revenue collected in February 2023, 12% higher than GST revenues in the same month last year. Domestic share indices witnessed gains of more than 0.5%. Sensex ends near 59,500 level. Nifty closes near 17,500 level. And Brent crude slips to $82.82 per barrel. And that's it in this edition. Namaskar. Market Bhaska.